ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम किरण सुल्ताना है। मैं कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट हूँ एट ताज कंसल्टेंट क्लिनिक्स और मैं एज ए कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट काम कर रही हूँ हाशमानीज़ ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल में भी। मैंने मास्टर्स किया है न्यूट्रिशन विद पब्लिक हेल्थ में फ्रॉम इंग्लैंड और मैं रजिस्टर्ड न्यूट्रिशनिस्ट हूँ फ्रॉम इंग्लैंड। आज जो हमारी डिस्कशन का मौजू है वो पीसीओज़ है। पीसीओ की कॉज क्या होती है और उसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। पीसीओ एक बहुत ही सीवियर कंडीशन है जो कि सिर्फ हमारी ओवरीज़ को टारगेट नहीं करती बल्कि वो हमारे बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स को भी टारगेट करती है। तो ये एक तरह का सिंड्रोम है। पीसीओज इज़ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जिसके सिम्टम्स कुछ इस तरीके से होते हैं कि चेहरे पे एक्नी आती है और ड्यू टू हाई लेवल ऑफ मेल हार्मोन इन फीमेल्स, लड़कियों में भी हो सकता है, ये बड़ी फीमेल्स में भी हो सकता है, 45 की एज वाली फीमेल्स में भी हो सकता है, 30s में भी हो सकता है, टीन्स में भी हो सकता है। फीमेल्स के अंदर जब मेल हार्मोन की ज़्यादती हो जाती है तो उसकी वजह से उनके चेहरे पे बाल आना शुरू हो जाते हैं, उनके हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है, उनके चेस्ट पे बाल आना स्टार्ट हो जाते हैं, उनको एक्नी की शिकायत होती है। इसके अलावा उनके पीरियड्स इर्रेगुलर हो जाते हैं और दूसरा उनके साथ ये भी होता है कि उनके ओवरीज में सिस्ट बनना स्टार्ट हो जाते हैं। और किसी किसी केसेस में ये भी देखा गया है कि उनकी स्किन कलरेशन भी डिफरेंट हो जाती है, लाइक डार्क स्किन कलरेशन आने लगती है। जहाँ पे फोल्ड्स होते हैं या स्किन क्रीसेस होती हैं वहाँ पे, या बैक ऑफ द नेक उनके ब्लैक कलर की कलरेशन आने लगती है। अब पहले डायग्नोसिस यानी तशखीस से पे बात करने से पहले मैं इससे रिलेटेड अफवाहें और मिथ्स पे बात करना चाहूँगी कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो सिर्फ अफवाहें और मिथ्स हैं। सबसे पहली चीज़ इसके अंदर जो होती है वो ये होती है कि इसमें सिर्फ इस वेट लॉस को टारगेट किया जाता है और ये सोचा जाता है कि अगर आप वेट लॉस करेंगे तो आपके पीसीओ से आपको कम्प्लीटली छुटकारा मिल सकता है और वेट लॉस ही इसकी एक ट्रीटमेंट है। दूसरी इसकी अफवाह ये है कि ये सिर्फ मोटे लोगों में पाई जाती है, जबकि रिसर्च से ये देखा गया है कि ये पतले और थिन लोगों में भी पाई जाती है पीसीओस। तीसरी अफवाह इसके अंदर ये है कि पीसीओस जब होता है, जब आप पीसीओस एक्सपीरियंस कर रही होती हैं लेडीज़, तो वो कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। ये सिर्फ एक अफवाह है क्योंकि पीसीओस की लेडीज़ प्रेग्नेंट भी हो सकती हैं और वो डिलीवरी भी कर सकती हैं। इसके बाद एक और अफवाह ये है इसकी कि पीसीओस के जो क्लाइंट्स होते हैं उनको बोला जाता है वेट लॉस करें, तो वो वेट लॉस के लिए लो कैलोरी डाइट का इस्तेमाल करती हैं और जब वो एक दफ़ा लो कैलोरी डाइट से वेट लॉस करके आ जाती हैं तो उनको ऐसा लगता है कि अब हमें पीसीओस दोबारा कभी नहीं होंगे, विच इज़ अ रॉन्ग थिंग। अब हम इसकी डायग्नोसिस के बारे में बात कर लेते हैं कि मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी डायग्नोसिस की 3 क्राइटेरिया है। अगर उन तीनों में से कोई 2 भी आपके अंदर प्रेजेंट है तो आपको पीसीओस है। सबसे पहला क्राइटेरिया ये होता है कि आपके मेंसेस इरेगुलर हो जाते हैं, या तो आपको मेंसेस बहुत कम आ रहे होते हैं या मेंसेस जो हैं वो कम्प्लीटली डिमिनिश हो जाते हैं। दूसरा क्राइटेरिया इसका ये है कि अल्ट्रासाउंड में आपकी ओवरीज के अंदर सिस्ट बने हुए होते हैं, यानी कि पानी की थैलियाँ बनना शुरू हो जाती हैं बहुत सारी तादाद में, और फैटी लिवर्स भी किसी किसी केसेस में देखा गया है। तीसरी साइन इसकी ये है कि इसमें आपके जो मेल हार्मोन होते हैं फीमेल्स के अंदर, उसकी कंसनट्रेशन ब्लड के अंदर ज़्यादा हो जाती है, जिसको टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। अब हमने जब डायग्नोसिस की बात करी तो हम इसके रिस्क फैक्टर्स देख लेते हैं कि पीसीओस इतना ज़्यादा कॉमन क्यों हो गया है आजकल और इसके क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, इसको किस तरीके इसको ट्रीट करना क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है। रिस्क फैक्टर्स के अंदर 3 तरीके से ये हमारी बॉडी को इफ़ेक्ट कर रही होती है। एक साइकोलॉजिकली इफ़ेक्ट कर रही होती है, रिप्रोडक्टिवली इफ़ेक्ट कर रही होती है और मेटाबॉलिकली भी इफ़ेक्ट कर रही होती है। अगर हम रिप्रोडक्टिव की बात करें, रिप्रोडक्टिवली ये फीमेल्स के अंदर कंसीव करने के चांसेस कम कर देती है, बहुत डिफ़िकल्टी से कंसीव कर रही होती हैं। किसी को इनफर्टिलिटी का कॉज होता है टेम्परेरी पीरियड के लिए, और कुछ लोगों के अंदर ये, जैसे मैंने बताया, मेंसेस इरेगुलरिटी, तो उस हिसाब से भी ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम को इफ़ेक्ट कर रही होती हैं। फिर इसमें पोस्ट प्रेगनेंसी, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि एक सिर्फ मिथ है कि पीसीओएस की पेशेंट्स कंसीव नहीं कर सकती, वो कंसीव कर सकती हैं, लेकिन फिर उसमें कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, उनकी प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं और उनके बेबीज़ को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं और आफ्टर डिलीवरी भी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। इसके अलावा जो सीरियस हेल्थ इश्यूज़ हैं उसमें जो फीमेल्स हैं उनको कार्डियोवैस्कुलर
कार्डियोवैस्कुलर का रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है, हार्ट की बीमारी, उनको शुगर का मर्ज़, इसके अलावा उनको किडनी के इश्यूज़ हो सकते हैं, कैंसर भी हो सकता है, उनको साइकोलॉजिकल इश्यूज़ भी हो सकते हैं जिसमें डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सारे फैक्टर्स। अब हम बात कर लेते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी के बारे में, क्योंकि रूट कॉज को जानने के लिए कि ये किस वजह से हो रहा है उसके लिए पैथोफिजियोलॉजी को समझना ज़रूरी है। आम अल्फाज में हम बोलें तो ये डेवलप क्यों हो रही है और किस वजह से हो रही है बीमारी। हम कुछ भी जब खाते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जब कोई भी खाना जाता है, अगर वो हाई इन कार्बोहाइड्रेट हो, जैसे कि आपके बर्गर्स हो गए, पिज़्ज़ा हो गए, पास्ता हो गए, नूडल्स, स्पैगेटीज़ या क्रैकर्स, चिप्स, बेकरी आइटम्स, ये सब कार्बोहाइड्रेट होते हैं और ये हमारे सारे के सारे जाके डायरेक्टली शुगर में कन्वर्ट हो जाते हैं ब्लड में। तो जब हम इनको कंज्यूम कर रहे होते हैं, इनको हम खा रहे होते हैं, तो हमारी ब्लड के अंदर जाते हैं और हमारे पैनक्रियास में से, जो कि हमारे लेफ़्ट साइड पे होता है, पैनक्रियास में से हमारे इंसुलिन रिलीज़ होता है और इंसुलिन इस फूड को तोड़ देता है शुगर के मॉलिक्यूल्स में, छोटे छोटे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में तोड़ देता है और लिवर को और मसल्स को ये एक तरह से सिग्नल सेंड करता है कि आप इन मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लें। जब वो लिवर और मसल्स अपने अंदर इन ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो इंसुलिन दोबारा उन मॉलिक्यूल्स के पास जाता है, उन सेल्स में जाता है और वहाँ पे इन मॉलिक्यूल्स को तोड़ के एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट करता है। और जब ये एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं तो हमारी बॉडी के में रोज़मर्रा की तवानाई के तौर पे यूज़ हो रहे होते हैं। तो यहाँ पे किरदार इंसुलिन का मैंने बताया कि हमारी बॉडी नॉर्मल फंक्शन इंसुलिन का क्या होता है। अब पीसीओएस के अंदर क्या होता है कि क्योंकि हम बहुत जल्दी खा रहे होते हैं, हमने थोड़ी देर में खाना खाया, खाने के बाद हमने क्रैकर्स उठा लिए, चिप्स उठा लिए, चिप्स खाया, उसके बाद कोल्ड ड्रिंक। इसी तरह जब हम बर्गर खाते हैं, बर्गर के बाद हमने फ्राइज़ खाया, फ्राइज़ के बाद हमने पेप्सी पी ली या 7 अप पी ली। ये सारे कार्बोहाइड्रेट, बर्गर में भी कार्ब्स थे, चिप्स प्योर कार्ब है, फिर कार्बोनेटेड ड्रिंक्स यानी कि आपकी जितनी भी पेप्सी और सोडाज आते हैं वो सब कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं। तो इससे क्या हुआ कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत जल्दी इंसुलिन लेवल इंक्रीज़ होता है, एकदम से इंक्रीज़ होता है, एकदम से कम होता है, एकदम से इंक्रीज़ होता है, एकदम से कम होता है। तो बॉडी को ये निज़ाम, उसका जो तवाज़ुन होता है वो बरकरार नहीं रख सकता। तो जब वो क्या करता है, फिर वो ज़्यादा इंसुलिन रिलीज़ करने लग जाता है। जब वो ज़्यादा इंसुलिन रिलीज़ करता है, जो हमारे लिवर के सेल्स होते हैं और हमारे मसल्स के सेल्स होते हैं, वो उस इंसुलिन को अंदर आने नहीं देते कि वो जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल वहाँ स्टोर हुए हैं उनको जाके तोड़े और एनर्जी सोर्स के लिए यूज़ करें। तो वहाँ पे वो ब्लॉक हो जाता है। तो हमारी बॉडी के अंदर पैनक्रियास से बस इंसुलिन रिलीज़ होता रहता है, लेकिन वो सेल्स के अंदर नहीं जाता। तो इससे क्या होता है कि हमारी बॉडी मसल्स और लिवर में जो हमारी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है वो फैट सेल्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं और वहीं पे वो एक्यूमुलेट हो जाता है। इसीलिए फैटी लिवर और मसल्स के अंदर भी फैट पाया जाता है पीसीओएस के पेशेंट में। मसल्स के अंदर इतना कॉमन नहीं होता, एज आई टोल्ड यू कि ये थिन पर्सनस पे भी हो सकता है, पतले लोगों में भी हो सकता है, तो इट्स नॉट दैट कॉमन, लेकिन फैटी लिवर अक्सर लोगों में देखा गया है। इस तरह बहुत सारी रिसर्च से भी ये साबित हुआ है कि जब इंसुलिन आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा होता है तो आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल्स, यानी कि जो मैंने पहले बात बताई थी कि मेल हार्मोन का लेवल बढ़ता चला जाता है। तो वो क्योंकि इंसुलिन ओवरीज पे जाके इफेक्ट कर रहा होता है, वहाँ पे टेस्टोस्टेरोन रिलीज़ हो रहा होता है, पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, आपके जो एग्स होते हैं वो ओवरीज में ही रहते हैं, वहाँ से बाहर नहीं निकल रहे होते, मेच्योर नहीं हो रहे होते, तो वो वहाँ पे जाके पॉलीसिस्टिक सिस्ट बनाना स्टार्ट कर देते हैं। दूसरे हैंड पे ओवरीज से टेस्टोस्टेरोन भी रिलीज़ हो रहा होता है और इंसुलिन लिवर के अंदर क्या करता है, अगर ज़्यादा तादाद हो इंसुलिन की ब्लड के अंदर, तो लिवर में एक हार्मोन होता है जो कि टेस्टोस्टेरोन को इनएक्टिव फॉर्म में करता है इन फीमेल्स, क्योंकि फ़ीमेल्स में टेस्टोस्टेरोन यानी मेल हार्मोन का कोई काम नहीं होता। तो वो लिवर में से एक एंजाइम ऐसा रिलीज़ हो रहा होता है जो कि उसको इनएक्टिव फॉर्म में कर रहा होता है। तो जब ज़्यादा इंसुलिन रिलीज़ होती है हमारी बॉडी में तो वो हार्मोन रिलीज़ होना बंद हो जाता है। इसीलिए सारा का सारा जो इंसुलिन होता है वो भी बढ़ता चला जाता है और टेस्टोस्टेरोन यानी मेल हार्मोन भी बढ़ता चला जाता है और हमारी बॉडी में मेल अपीयरेंस आना स्टार्ट हो जाती है, जैसे फेशियल हेयर्स हो गए, चेस्ट पे बाल हो गए और आवाज़ का भारी हो जाना और स्किन डिस्कलरेशन स्टार्ट हो जाती है, हेयर फॉल स्टार्ट हो जाते हैं और पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं।
अब जबकि हमें रूट कॉज पता चल गई है कि इंसुलिन ही ये सारी चीज़ें ट्रिगर कर रहा है, और इंसुलिन किससे बढ़ती है, हमारी ग़िज़ा से, तो हमें अपनी ग़िज़ा पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। तो इसकी ट्रीटमेंट में सबसे पहले मैं आप लोगों को यही बताऊँगी कि ईट लेस एंड मूव मोर। PCOS के क्लाइंट्स को ये इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि वो खाना कम खाएँ लेकिन मूव ज़्यादा हो। खाना कम खाने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप बहुत लो कैलोरीज डाइट पे चले जाएँ। आपको अपनी कैलोरीज़ मेजर नहीं करनी। कैलोरीज़ इन, कैलोरीज़ आउट, कैलोरीज़ काउंट, ये कॉन्सेप्ट PCOS के पेशेंट्स में नहीं चलता, क्योंकि उनके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। उनको कैलोरीज़ अगर वो काउंट करने लगेंगे तो वो कभी भी अपने PCOS को ट्रीट नहीं कर सकते। आपको प्रोटीन मॉडरेट अमाउंट में लेना होगा और लो कार्ब डाइट पे जाना होगा। और हम थोड़े से इधर फैट्स भी इंट्रोड्यूस करेंगे, वो भी सिर्फ हेल्दी फैट्स, सारे फैट्स इंट्रोड्यूस नहीं करने हैं आपको। तो अब इस डाइट को कैसे हम डिवाइड करते हैं, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि इसमें आपको क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है। जो चीज़ें आपको इसमें अवॉइड करनी है उसमें आपके पास शुगर्स के अंदर आपके सारे शुगर्स आ जाते हैं, यानी कि कोई भी किस्म का आप ग्रेन यानी गंदम, मैदे वाली चीज़ें नहीं ले सकते। अगर आप वो लेंगे, क्योंकि वो प्योर शुगर है और आपकी बॉडी में जाके वो अगेन शुगर में कन्वर्ट होंगे। जब वो शुगर में कन्वर्ट होंगे तो वो आपके इंसुलिन लेवल्स को स्पाइक अप कर देंगे। इंसुलिन लेवल्स स्पाइक अप हो जाएंगे तो आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस कभी भी ठीक नहीं हो सकती। इंसुलिन लेवल को हमें ज़ीरो रखना है PCOS में। उसका तरीका यही है कि आपको कोई भी किस्म के कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेने, आपको कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेने, आपको फ्रूट्स नहीं लेने, आपको कोई भी स्नैक्स नहीं लेने, आपको कोई किसी भी किस्म के प्रोसेस फूड नहीं लेने, आपको कोई भी जंक फूड नहीं लेना। अब आपको लेना क्या है उसकी बात करते हैं। फ्रूट्स मैंने आपको बताया कि आपको नहीं लेने, तो आपके माइंड में फ़ौरन एक बार ट्रिगर की होगी कि अगर हम फ्रूट्स नहीं लेंगे तो हमारे विटामिन्स और मिनरल्स हमें कहाँ से मिलेंगे। वो मैं आपको बताती हूँ आपको कहाँ से मिलेंगे। आपको 7 to 8 कप्स वेजिटेबल्स लेनी है इन अ डे। अब आप उसको डिवाइड कर सकते हैं, 3.5 कप आपने दोपहर में ले ली, 3.5 कप आपने रात में ले ली। वेजिटेबल्स आपको सारी वो लेनी है जो कि ज़मीन से ऊपर उगती हैं। ज़मीन से नीचे वाली वेजिटेबल्स आपको कोई भी नहीं लेनी, क्योंकि उनमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, उनमें शुगर लेवल ज़्यादा होते हैं। तो आपको सारी वो वेजिटेबल्स लेनी है जो ज़मीन से ऊपर उगती हैं। एक्सेप्ट आप गाजर ले सकते हैं और आप बीटरूट ले सकते हैं, जो कि ज़मीन के नीचे होती है लेकिन उसके अंदर इतनी शुगर्स नहीं होती हैं। अच्छा, 7 to 8 कप्स आपके सारी वेजिटेबल्स हो गई। वेजिटेबल्स में आपके पास जितने भी न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स जो आपको फ्रूट से मिलते हैं वो सब इसमें ओवरकम हो जाएंगे, ठीक है। और आपको ये पहला मील लेना है आपने, यानी पहले आपको वेजिटेबल्स लेने, सैलेड लेना है, उसके बाद आपको प्रोटीन लेना है। प्रोटीन के अंदर पाम ऑफ योर साइज़ प्रोटीन आप ले सकते हैं। उसमें आपको अगर देखा जाए एज के हिसाब से प्रोटीन दिया जाता है। एक अगर मैं रेंज बताऊं तो आप 80 से 250 ग्राम तक ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको अपनी स्पेसिफिक एज के हिसाब से लेना है तो आप अपने पाम ऑफ द हैंड यानी हथेली के साइज़ का आप प्रोटीन एक टाइम में ले सकते हैं। उस प्रोटीन को आपको पकाना किस में, या तो आप ऑलिव ऑयल में पकाएं या फिर आप बटर में पकाएं। आप सनफ्लावर ऑयल यूज़ नहीं कर सकते PCOS के पेशेंट्स कॉर्न ऑयल यूज़ नहीं कर सकते, सोया ऑयल यूज़ नहीं कर सकते, सोयाबीन ऑयल यूज़ नहीं कर सकते, कॉटन सीड्स ऑयल यूज़ नहीं कर सकते। ये ऑयल्स आपको नहीं यूज़ करना है। आपको ऑलिव ऑयल या फिर बटर या फिर देसी घी, इसके अंदर आप अपने खाने पका सकते हैं। आप वेजिटेबल को रॉ भी ले सकते हैं, आप वेजिटेबल की कड़ी भी बना सकते हैं। लेकिन आपको अब आपकी बात ये आ जाएगी कि आप कह रहे हैं कि हमें रोटी आपने मना कर दी, आपने हमें सारे ग्रेन्स मना कर दिए, तो आप मिक्स जो होते हैं जैसे बादाम का आटा होता है, फ्लैक्स सीड्स का आटा होता है, कोकोनट ऑयल का आटा होता है, आप वो वाले आटे को लेके मिक्स करके उनकी रोटी बना सकते हैं ट्वाइस अ वीक, थ्राइस अ वीक। इसके अलावा ब्राउन राइस भी खा सकते हैं, वो भी लो इन कार्ब्स होते हैं। और आप ओट्स का भी रोटी बना सकते हैं और ओट्स भी खा सकते हैं, जौ का दलिया जिसको कहते हैं। इसके बाद आपके आ जाते हैं फैट्स। जैसा कि मैंने बताया कि आपको प्रोटीन को जब पकाना है तो वो आप ऑलिव ऑयल में पकाएंगे या बटर में पकाएंगे, और उसको आप चीज़ के साथ भी ले सकते हैं। थोड़ी सी आपने उसके ऊपर चीज़ स्प्रेड कर दी, आपको ज़्यादा एक्सेसिव नहीं लेनी चीज़, ठीक है। लेकिन अगर आपको कोई PCOS के साथ साथ अंडरलाइन कॉज भी है, जैसे आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है, या फिर आपको हार्ट डिजीज़ है, या फिर आपको ब्लड प्रेशर का इशू है, तो आप किसी डॉक्टर या फिर किसी न्यूट्रिशनिस्ट से कंसल्ट करके ये वाली डाइट फॉलो कर सकते हैं। इस पर कोई इशू नहीं आएगा। रिसर्च से ये साबित हुआ है कि अगर आप इस डाइट को प्लस आप इंटरमिटेंट फास्टिंग डाइट को मिक्स करें तो इसके अमेजिंग रिज़ल्ट्स आते हैं। अमेजिंग रिज़ल्ट्स कैसे होते हैं कि आपके जो रिज़ल्ट्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा
मतलब माइंड ब्लोइंग होते हैं। आपको खुद फील होता है आपके सारे सिम्टम्स रिजॉल्व हो जाते हैं, आपके पीरियड्स रेगुलर हो जाते हैं। इनफैक्ट मेरे क्लाइंट्स ने सबने ये फॉलो किया है तो उनके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग टाइप क्योंकि डिफ़िकल्ट होती है कुछ लोगों के लिए फ़ॉलो करना, क्योंकि उसमें 6 आवर्स की फास्टिंग होती है, रोज़ा रखना होता है, या 12 घंटे का रोज़ा रखना होता है। लेकिन इसका सिंपल ईजी तरीका ये है कि 3 दिन, स्टार्टिंग के 3 दिन आप 3 मील्स लें, यानी ब्रेकफास्ट भी लें, लंच भी लें और डिनर भी लें, और अगले 3 दिन आप 2 मील्स अ डे लें, यानी एक आपने लंच ले लिया या फिर प्रॉपर ब्रंच ले लिया जिसमें आपका ब्रेकफास्ट भी है और आपका लंच भी है, और जो आपका डिनर है उसमें आपने एक प्रॉपर लंच ले लिया, तो 2 मील्स अ डे। तो 3 दिन करके आपको इसको फॉलो करना है और चेंज करते रहना है। इसके साथ फिज़िकल एक्टिविटी मस्ट है, जस्ट 20 मिनट्स वॉक। थैंक यू।